आनंद मिश्रा जी, फिल्मी संगम चैनल पर आपका स्वागत है। नमस्कार। ज्ञान रंजन जी से आपकी पहली मुलाकात कब हुई थी और कैसे आपके संबंध रहे? ज्ञान जी से जब अलग, क्योंकि ज्ञान जी रेगुलर आते थे। ज्ञान जी भी प्रोफेसर, पटेरिया साहब भी प्रोफेसर, पटेल साहब भी, मिश्रा जी। तो पटेरिया जी, पटेल साहब और मिश्रा जी साइंस कॉलेज में थे और ये अपना यहाँ पर ज्ञान जी DNN कॉलेज में। तो ज्ञान जी रोज रिहर्सल पे आते थे, कुछ कहते नहीं थे, चुपचाप निकल जाते। फिर कई बार ऐसा होता था कि जैसे बाबा नागार्जुन आए या केदारनाथ सिंह आए, केदारनाथ अग्रवाल आए, है ना, दुष्यंत कुमार आए। ये लोग जब आते थे तो हम लोगों को कहा जाता था कि देखो आज एक बड़ा लेखक आया हुआ है, तो तुम लोग आना ज्ञान जी के घर। तो ज्ञान जी पहले माले पे रहते थे, हम लोग वहां जाते थे, नमस्कार करके जो गुरुजन आते थे उनसे सुनते थे हम लोग। ज्ञान जी सब पे नजर रखते थे और फिर वो धीरे से कोई एक किताब निकाल के देते थे मानसिकता समझने के बाद। कई बार बोला था कि जैसे आए कि भाई अपना मैं जिसे ओढ़ता बिछाता हूँ वो गजल आपको सुनाता हूँ, क्या समझे तुम, कुछ समझ में आया? मतलब धीरे धीरे वो दिमाग को चुनते थे और उसके बाद वो एक किताब देते थे। ये अपनी पहल कभी नहीं दी। अच्छा। हाँ, पहल कभी नहीं दी, पहल अब देते हैं। अब मैं जगह था, अभी लाया हूँ पहल, लेटेस्ट अंक। तो कहानियां देते थे छोटी छोटी, क्या चाहिए ले जाओ, इसको पढ़ लेना, प्रेमचंद की कहानी है इसमें। या पूरी किताब नहीं पढ़ना, एक कफन पढ़ लेना, या पूस की रात पढ़ लेना, या बड़े भाई साहब पढ़ लेना, एक कहानी पढ़ लेना। तो ज्ञान जी ने कहा तो घर ले आए। तो मुझे उन्होंने पहली बार पूस की रात पढ़ने के लिए दिया। पूस की रात मैंने पढ़ा, मैंने कहा बढ़िया अच्छी कहानी है, जबकि स्कूल में भी अपन पढ़ते थे प्रेमचंद को। फिर जब मैं उसे पढ़ के आया तो मुझे ज्ञान जी ने कहा कि मेरा घर का नाम गंगा, कि गंगा कैसी लगी कहानी? मैंने कहा बहुत अच्छी है, अच्छी है। क्या समझ में आया? मैंने यही है एक विपदा एक इंसान की, एक कपड़ा खरीदने के लिए आदमी जिंदगी में कितना दुखी हो जाता है, क्या क्या समस्याओं का से सामना करना पड़ता है। बोले इसको फिर से पढ़ना है। फिर ले आया, 2 बार पढ़ा। उसके बाद मुझे उन्होंने कहा कि अब ये तुमको डायरेक्ट करना है, 5वां प्रगतिशील लेखक सम्मेलन जबलपुर में होने वाला, तुम्हें डायरेक्ट करना है। तो मैंने कभी डायरेक्ट नहीं किया था, एक्टिंग ही की थी। मैंने कहा जी ज्ञान जी करूँगा, और किसी से पूछना कुछ नहीं, अपने आप करना जो तुम्हें करना होगा। ठीक। तो ले आया मैं उसका, पहले वो गया उधर एक टाइपराइटर वाले के पास, मैंने कहा कहानी को टाइप कर दो कागज पे, 4, 5, 6 कॉपी बनवाई इसकी। तो पहले कार्बन रख के बनता था, वो करवाया। उसके बीच में उन्होंने, ज्ञान जी ने मुझे कहा कि यार गंगा तुम्हें बम्बई जाना पड़ेगा। मैंने कहा अच्छा, कमलेश्वर को जानते हो? तो मैंने कहा हाँ, उनकी वो जो परिक्रमा मैगजीन पढ़ी मैंने। तो हाँ, तो तुम एक काम करो, यहाँ से जाओ और अपना वहाँ एक अमजद खान का भाई है, उसका एक ग्रुप है नाटक का, तो वहाँ से 2 नाटक लाना है और कमलेश्वर के पास जाओ। तो मैं बम्बई आया, कमलेश्वर, गायत्री कमलेश्वर, नेपेंसी रोड में, तो ऊपर एक हॉल है, उसके ऊपर रहते थे, तो उनके घर पे ठहरा। तो श्याम सुंदर शुंगलू एक बड़े प्रोड्यूसर थे और एक जयप्रकाश शर्मा जिनका इंतकाल हो गया, पत्रकार, वो प्रोडक्शन कंट्रोलर थे, श्याम सुंदर शुंगलू इंदौर के। तो तब उन लोगों से मिला। फिर वो दादर गया, हिंदू कॉलोनी में वो इप्टा वालों का कुछ रिहर्सल वैसा चल रहा था, वहाँ के 2 नाटक फाइनल किए। तो बोले तुम कौन हो? मैंने कहा मैं विवेचना की तरफ से आया हूँ, ज्ञान जी ने भेजा है
और जो भी आपका है सब ज्ञान जी ने बोल दिया है कि जो कुछ मैं ओके करूंगा सब हो जाएगा। तो उन्होंने कहा कि हमारे 17 लोग आएंगे, ये होगा, और सब कुछ नोट करके मैं रात में ज्ञान जी को फोन करके बात करके करना। तो ज्ञान जी का विश्वास, क्योंकि अच्छा मुझे ये लगता है ज्ञान जी को शायद इसलिए क्योंकि मैं बचपन से अकेला माँ के साथ रहता था, तो मैं जिम्मेदारियों को समझता था। मुझे कोई अगर हल्ला करता था तो पता नहीं क्यों मैं कहता था कि यार चुप रहो यार, तुम ऐसा चल रहा है बात कर रहे हो। तो शायद एडमिनिस्ट्रेशन मुझे दिखता था उनमें। यहाँ आया, सबसे बात करके कमलेश्वर जी से, इन सबसे करके वापस चला गया। और वहाँ मैंने फिर अरुण पांडे को लेके किया। और सबसे बड़ी बात एक और बड़ी अच्छी कि वहाँ जबलपुर में मैं जहाँ रहता था वहाँ एक कुत्ता था। कुत्तों से मेरी बचपन से दोस्त, डिकी नाम था कुत्ते का। तो उसकी रात में एक कुत्ता है, कहानी में अगर आप पढ़ेंगे तो कुत्ता हमेशा भौंकता रहता है। तो वो कुत्ते को मैं रोज अपने साइकिल के डंडे में बिठा के रिहर्सल पे ले जाता था, बिठा देता था वहां, और बट डिकी भौंक डिकी। एक्टरों को कम से उस पर जाता है। और ज्ञान जी हमेशा आगे हंसते रहते थे देख के मेरे को। फिर वो शो हुआ शहीद स्मारक में, कई शो हमने किए, उसे बहुत सराहा गया। तब से ज्ञान जी ने मुझे एक माना कि नहीं, ये विवेचना में ये एक लड़का है जो बड़ा गंभीर है और जिम्मेदारियां समझता है। तो अब मुझे वो हमेशा बिल्कुल भाई की तरह मानते हैं। और फिर बहुत अलग अलग लेखकों की कहानियां पढ़ने के लिए मुझे उन्होंने चेखोव को पढ़ना उन्होंने शुरू करवाया, शेक्सपियर को कराया। तो जिस तरह टॉलस्टॉय को कराया उन्होंने, लेनिन, माओ, मार्क्स, इन सब चीजों को एक आइडियोलॉजी की कह सकते हैं कि एक समझ पैदा हुई जब मैंने लेनिन को पढ़ा, आपका ये जो माओवाद पढ़ा, मार्क्स को पढ़ा, उनके पार्ट 1 पार्ट 2 इतनी मोटी मोटी किताबें हैं, 3-3 4-4 महीने 6-6 महीने में एक किताब पढ़ी। तब समझ में ये आया कि ज्ञान जी मुझे एक दृष्टि दे रहे थे। जो एक ब्राह्मण पुत्र होकर जो मैंने अपनी माँ की तीर्थ यात्रा में देखा था कि अम्मा ये बछिया खरीद लो, अम्मा ने 21 रुपए में बछिया खरीदी, अब इसकी पूंछ पकड़ो, पूंछ पकड़ के 11 रुपए दो, जब तुम मरोगी तो ये तुमको बैतरनी पार कराएगी। तब मैं छोटा बच्चा था 6 साल का, मैं बोलता था ये अम्मा ये बेवकूफ बना रहा है, ये कोई बैतरनी, क्या पता तुम मरने के बाद कहाँ जाओगी। अम्मा मेरे को मारती थी। तो ये चीजें जो बचपन में थी उसको और एक बड़ा कैनवास, एक कहते एक आदमी के अंदर एक समझदार इंसान, एक भावुक इंसान, जैसे आज कोई कुत्ते को चोट लग जाए तो मुझे तकलीफ हो जाती है, कोई दुर्घटना घट जाए तो मुझे अच्छा नहीं लगता, किसी रैली या किसी आप जैसे लेटेस्ट अभी एक 2 बच्चियों को पेड़ पर लटका हुआ एक घटना सुनी है मैंने, नाम नहीं लेता हूँ किसी राज्य का, तो वो एक पीड़ादायक है कि कितना अत्याचार हुआ होगा। या एक अभी झारखंड में एक केस हुआ है, एक फॉरनर पति पत्नी आए थे, उनके साथ अत्याचार हो गया है। या लहसुन 800 रुपए बिकने लगता है तो आलू का भाव बढ़ जाता है। तो छोटी से छोटी चीज अगर एक कॉमन मैन यानी एक आम आदमी, वो भी निम्न स्तर का, मिडिल क्लास आदमी की भी बात नहीं कर रहा मैं, लोअर मिडिल क्लास आदमी जो 1 पाव आटा खरीदता है, पत्थर में से गीला करके मारता है, हाथ से ऐसे ऐसे करके 2 लकड़ी जला के एक रोटी खा लेता है, उसकी तकलीफ को समझने का मौका ज्ञान जी ने दिया। ज्ञान जी ने बहुत सी चीजें आपको किताबें पढ़ने की, उन्होंने बहुत सी बातें भी आपको कही होंगी निजी स्तर पर नहीं, एक रंगकर्मी के रूप में। तो ऐसी कौन सी बात थी जिसने आपको अपने आप को बदलने के लिए प्रेरित किया? रंग कर्म, बहुत सारे उदाहरण दे सकता हूं, उनके एग्जैक्ट वर्ड तो मुझे नहीं याद है। मैं ये कह सकता हूं जैसे हारमोनियम के 3 सप्तक संगीत की जननी है, माँ है, और रंग कर्म
पर्टिकुलर नाटक के विषय में कहूं तो समस्त कलाओं की जननी है। आप उसमें जैसे मेरे पीछे आप एक पेंटिंग देख रहे होंगे, नाटक में इसकी भी जरूरत पड़ती है। ये जिस पे मैं टिका हुआ हूं इसकी भी जरूरत पड़ती है, जिस पर बैठा हूं इसकी भी जरूरत पड़ती है, जो मैं बोल रहा हूं मेरे हाथ चल रहे हैं इसकी भी जरूरत पड़ती है। ये हाथ और ये हाथ सारी विधाएं रंग कर्म से जुड़ी हुई हैं। ये अलग जी के साथ रहते हुए, ज्ञान जी के साथ रहते हुए, अपने तमाम मित्र गणों के साथ रहते हुए ये समझ में आया। जैसे जब भोपाल आया तो निर्मल वर्मा जी, आपके जे स्वामीनाथन जी, कुमार गंधर्व साहब, भीमसेन जोशी जी, इतने बड़े बड़े लोगों की संगत, गुलाब भाई नौटंकी की, महारानी किंग मैम। तो जब हम नाट्य कर्म करते हैं, जिस तरह से एक पिता अपनी बेटी को पाल पोस कर बड़ा करता है, उसके लिए एक उचित वर चुनता है ताकि वो जीवन में कभी दुखी ना हो, हमेशा सुख से रहे। छोटी मोटी चीजें होती रहती हैं। जितना व्यवस्थाओं में उलझा हुआ व्यक्तित्व उस पिता का बनता है समाज में, हर पिता का, जब बेटी को ब्याहने की बात आती है सैद्धांतिक तरीके से, धार्मिक तरीके से, तो सुई से लेके तलवार तक की व्यवस्था, वो सारी की सारी व्यवस्था रंग कर्म में हमें करनी पड़ती है। चाहे वो कपड़े हो, चाहे चलना फिरना हो, चाहे खाना पीना हो, चाहे लड़ना हो, झगड़ना हो, रूठना हो, मनाना हो, प्यार करना हो, जितना संसार के कर्म है वो सारे के सारे कर्म नाट्य विधा से जुड़े हुए हैं। तो ये चीज तो मैं कह सकता हूं कि जो बुनियाद, मतलब मेरे जो गुरु हैं वो श्री विवेकानंद साहब हैं, यानी रंग कर्म की जो एक बुनियाद, जहाँ विवेचना से जो मुझे मिली, ज्ञान जी से, परसाई जी से, पटेरिया साहब से, पटेल साहब से, अलकनंदन जी से, इसके बाद की स्थितियों को जब मैं कह सकता हूं कि जहां से प्लेन टेक ऑफ, लेकिन प्लेन बनने का, एक हवाई जहाज का आकार लेने की जो मेरी संरचना या निर्माण में कह सकता हूं कि वो विवेचना में बना। उसके बाद जब मैं कारंजी के साथ जुड़ा और वहां से फिर जो मैंने चीजों को गहराई से समझा कि भाई नाट्य वेद को पंचम वेद क्यों कहते हैं, ये चार वेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, ये तो है ही है, नाटक को पंचम वेद क्यों कहते हैं, इसे शूद्रों के लिए रचित क्यों किया गया, नारियों का जो कहते हैं प्रतिरोध होता था, पहले नारी यहाँ नहीं आती थी, समाज उनका बहिष्कार करता था कि ये नारियों के लिए नहीं, इसलिए मालवा में जो माचा होता है, रात भर होता है, पुरुष नारी का भेजता था। यहाँ बाल गंधर्व जी, यहाँ भी मराठी में भी पुरुष ही नारी का अभिनय करते थे, नारियों का प्रवेश वर्जित था। हत्या, मृत्यु मंच पर वर्जित थी। 9 रस थे, श्रृंगार, वीर, करुण, हास्य, रौद्र, बीभत्स, वात्सल्य, अद्भुत, भय। ये जो हमारे रस हैं, इन रसों की अभिव्यक्ति मनुष्य को एक अच्छा मनुष्य नहीं, एक अच्छा व्यक्तित्व का निर्माण करती है जब हम अभिनेता बनते हैं। तो ये जो कह सकता हूँ बुनियाद मेरी जो बनी वो विवेचना में बनी, और विवेचना में मुझे ये एहसास हुआ कि नहीं, बड़ा गंभीर मामला। वही फिर से लौट के आता हूँ कि जो घर छोड़े अपना वो चले हमारे साथ, और इसीलिए मैं अपनी माँ को लेके जबलपुर छोड़ के भोपाल आ गया 735 रुपए की नौकरी में। फिर जो होगा देखा जाएगा। ज्ञानानंदन जी में से क्या खूबी थी आज भी आप उसके साथ जुड़े हुए हैं? ज्ञान जी व्यक्तिगत रूप से उन्होंने कभी भी किसी को भी इस बात का एहसास नहीं दिलाया कि वो क्या है। बहुत सामान्य,
मतलब आप समझिए कि मैं जबलपुर गया, मैंने फोन किया, घर बुलाया, उन्होंने सारी मीटिंगें कैंसिल की, पत्नी से कहा खाना बनाओ, पत्नी ने खाना बनाया, फिर एक उनको किसी बहुत बड़े लेखक ने एक पार्कर पेन गिफ्ट दिया था, वो पेन उन्होंने मुझे दिया, फिर मुझसे कहा कि देखो मैं रशिया गया था, वोदका लाया हूं, थोड़ी टेस्ट कर लो। तो इतनी से हमने वोदका ली, हम साथ में बैठे, हमने पी और खाना खाया। तो आप देखिए, एक होता है कि एक पिता पुत्र वाली स्थिति नहीं है, एक दोस्त जैसे रहते हैं ज्ञान जी। यहाँ बंबई आए थे, गुलजार साहब को भी अवार्ड दिया गया था, ज्ञान जी को भी, तो हम उधर चौहान हॉल टाउन मैं गया था, वहां ज्ञान जी, भाभी, गुलजार साहब के साथ तो मैंने बहुत काम किया है, भाई बोलता हूँ उनको, साहब भी नहीं बोलता, गुलजार साहब बोलता हूँ, मैं सब लोग गुलजार साहब बोलते, मैं भाई बोलता हूँ, क्योंकि उनके पोटली बाबा में बहुत से उनके साथ वॉइसिंग की है गुलजार भाई के साथ। तो ज्ञान जी, अरे गंगा कैसे तुम, जो एक्साइटमेंट, जो उमंग, कभी ऐसा नहीं लगता है कि हाँ मैं आज बंबई आया हूँ, अवार्ड मिलने वाला हूँ, ऐसा कभी नहीं। घर में भी हो तब भी, मतलब सन 80 में, 75, 76, 78 में, और आज 2024 में अभी फोन लगाऊं, ज्ञान जी, हाँ लगा, इतनी जोर से बात करते हैं, इतने एक्साइटमेंट से, लगता कोई अपना भाई बात कर रहे। तो ज्ञान जी से कभी भी मतलब एक आत्मीयता है, और उस आत्मीयता का कारण यह है कि कभी कहीं से भी रत्ती के बराबर यह एहसास नहीं होता कि ज्ञान जी पराए हैं, बड़े हैं, छोटे हैं, या बहुत बड़े राइटर हैं, पहल पत्रिका तक, कहीं से नहीं। और एक कमला प्रसाद जी हुआ करते थे उनके साथ, वो अब शायद पता नहीं है या नहीं, मुझे भोपाल में तो थे, पता नहीं, ज्ञान जी ने शुरू की थी कमला प्रसाद। वो दोनों व्यक्ति बहुत सुलझे, कभी नहीं, मतलब जैसे मैं कहूं ना कि फैज अहमद फैज साहब से जब मैं भोपाल में मिला, पूरी रात हमने साथ गुजारी फैज अहमद फैज साहब से, तो उनकी एक लाइन बड़ी खूबसूरत आज तक याद है मुझे, सन 78 में एक लाइन रात के 3 बजे उन्होंने कहा था कि दिन तो यूं ही गुजर जाता है, रात को किस खाने में रखूं। ये लाइन आज तक याद है मुझे। तो जीवन में बस यही बात है ज्ञान जी के, ज्ञान जी को कहां रखें, ज्ञान जी तो दिल में रहते हैं, ज्ञान जी दिल में, वहां कॉफी हाउस है, अपना ऑटो पकड़ के आ जाएंगे, कॉफी हाउस में घंटों बैठे रहेंगे, और नहीं कोई पैसा कोई नहीं देगा, हम देंगे आज हमारी तरफ से। तो ज्ञान जी के तो मतलब प्रेम 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 कबीर है, वो कबीर है वो। आनंद मिश्रा जी, फिल्मी संगम चैनल से बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आपका भी, हमारे तमाम श्रोताओं का भी, और सभी पाठकों का भी। भविष्य में फिर मौका देते रहिए, जुड़े रहिए। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और मुझे भी आशीर्वाद दीजिए। धन्यवाद।